पढ़ा न्यूटन सेकेंड लॉ पे थे और सारा कुछ जो केसेस बन सकते थे वो सब दिखा दिए थे। अब क्या है कि कुछ केसेस का एग्जांपल रह गया था, वो आप देख लीजिए, है ना। जैसे अभी तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो हम लोग ना कुछ केसेस कर लेते हैं, जैसे लीनियर मोशन के लिए अगर हम बात करें, अगर हम बात लीनियर मोशन के लिए करना है सिर्फ, तो लीनियर मोशन में क्या था आपको मालूम था, v क्या था, कांस्टेंट था, है ना। ये क्या था, ये कांस्टेंट था, है ना। तो अगर ये कांस्टेंट रहेगा तो कहानी कुछ ऐसा बनेगा कि एफ नेट जो है वो बनेगा क्या, वी कैप एंड डी वी अपॉन डी टी प्लस वी एंड वी कैप एंड डी एम बाई डी टी। ये दो केसेस बनने वाले थे, ठीक है। और इसमें भी अगर हमारे पास सपोज करो कि इफ अगर हम ये बात करें आपसे कि m इज कांस्टेंट, अगर m कांस्टेंट है ना, तो कहानी क्या बन जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0। सो बच जाएगा क्या, एम वी कैप और डी वी बाई डी टी, और इस वी कैप को हम अंदर कर सकते हैं तो क्या बनेगा, v मैग्नीट्यूड और ये वी कैप अंदर लेके जा सकते हैं, कांस्टेंट है ना। और ये टर्म क्या बन जाता है, एफ नेट, ये क्या बन जाता है, m इंटू डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। और इसको हम जानते हैं ये क्या है, ये है एक्सेलरेशन, m इंटू एक्सेलरेशन, है ना। अब हमको ये बताइए ये एक्सेलरेशन क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा या मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, ये वाला नहीं, लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं, क्या चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड चेंज। तो इसका एक एग्जांपल अगर हम देखें, एक एग्जांपल, तो ये देखिए, ये है ना, सपोज करो ये मास है और सपोज ये फ्रिक्शनलेस है, आई एम नॉट टेकिंग फ्रिक्शन इनटू अकाउंट। सो सपोज ये 10 न्यूटन है ना, ये क्या है 10 न्यूटन है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे क्या है, ये 5 न्यूटन है, ठीक है। तो व्हाट इज द नेट फोर्स, अच्छा ये जो ये एफ है, ये एफ इंडिविजुअल फोर्सेस नहीं है, ये नेचुरल फोर्सेस नहीं है, ये सारे फोर्सेस का इफेक्ट है, ऐसा समझिए, ये सारे फोर्सेस का इफेक्ट है, पहली बात। अब ये एफ नेट यहाँ कितना है, +5, यानी कि इधर 5, हाँ। अब +5 माइनस में मत बोलिए, अपना बुद्धि से निकालिए डायरेक्शन। हम जानते हैं ये 10 है, इधर 5 है तो 5 उधर होगा, अरे बोलो है कि नहीं। तो एफ नेट, अब इसने बोला एक्सेलरेशन निकालो, बोलो भाई कोई बात नहीं, सपोज मास 1 kg था तो एफ नेट कितना है 5 न्यूटन। हम आराम से लगा सकते हैं कि 5 = 1 × a = 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात, ओके। सो यहाँ पे ये हो गया एक एग्जांपल, और अभी हम जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे सब इसी बेसिस पे पढ़ेंगे, ठीक है, समझ आ रहा है। नाउ दूसरा देख लीजिए, दूसरा भी देख लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। सपोज इफ अगर हम बात करें आपसे, इस केस में अगर हम ये कहते हैं कि मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, समझ आ रहा है। अगर ये कांस्टेंट होगा तो एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट क्या हो जाएगा, इसमें ये केस ये था, एक केस ये, एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा कौन सा, 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, और ये दोनों मिला के क्या बन जाएगा, वी वेक्टर एंड डी एम बाई डी टी। हाँ, इसमें क्या है कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। सर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या हमारे पास फोर्स आएगा, आंसर है आएगा, आएगा। एंड देयर इज लॉट ऑफ केस, आप देखिए वीडियो ठीक है ना। सो देयर इज अ लॉट ऑफ केस इफ यू स्टडी, जस्ट अ मिनट। So there is a lot of case in which this formula valid. For example देखिए, आपको एक क्वेश्चन आएगा कि एक वाटर जेट है जो कि यहाँ के वाटर निकाल रहा है और इसको हिट कर रहा है, ठीक है, हिट कर रहा है, और ये चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, किसे चल रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इस पे टकरा रहा है और टकराने का पानी गिरेगा, लेकिन इस पे कोई फोर्स भी आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि अगर जेट अगर किसी वॉल पे अगर हम करें या फिर प्लाईवुड पे करें तो प्लाईवुड पे फोर्स एक आएगा, तो वो कितना फोर्स आएगा, आप बोलोगे सर यहाँ मास तो कांस्टेंट है, ये वेलोसिटी तो कांस्टेंट है सर, तो फोर्स कैसे आएगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो नहीं रहा है लेकिन मास वेरी कर रहा है, मास आ रहा है। तो इन दिस केस यू हैव टू अप्लाई, तेरे से कोई पूछ लिया कि एफ नेट बताओ कितना होगा, तो यू हैव टू जस्ट, और डायरेक्शन तो चेंज होने वाला है नहीं,
तो इट इज v और dm/dt। तो ये वैल्यू आपको दिया रहेगा, v दिया रहेगा और आप आराम से निकाल लो। एक एग्जांपल देखोगे तो एक एग्जांपल 1 है, इसमें अगर वैल्यूज डाल दे तो सपोज कर लो कि एक वाटर जेट आ रहा है, अगर v 2 मीटर पर सेकेंड है, अगर क्या है v 2 मीटर पर सेकेंड है और मास फ्लो रेट जो है इसका सपोज कर लो 2 kg पर सेकेंड है। बताओ भैया नेट फोर्स कितना लगा? नेट फोर्स कितना लगा? 2 गुना 2 दैट इज 4 न्यूटन। समझ में आ रहा है? ये फोर्स कौन लगाया? वाटर लगाया किस पे? वॉल पे। यानी कि अभी हम आपसे बात करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ बात करेंगे ना, तो बात करेंगे कि जितना फोर्स वो उस पे दिया उतना ही फोर्स इस पे भी आएगा। खैर इसकी बात करेंगे। ये फोर्स कौन दिया? वाटर। किसको दिया? वॉल समझ, टेबल इसको प्लाईवुड समझ लो, प्लाईवुड समझ लो, क्योंकि यहाँ W है तो दिक्कत करेगा। तो दिस इज F ऑन प्लाईवुड, F ऑन प्लाईवुड बिकॉज ऑफ व्हाट? वाटर। F21 याद है ना, F21 फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, दिस फोर्स ऑफ प्लाईवुड बिकॉज ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है? तो कभी ये निकालने के लिए बोल दिया गया तो आप ऐसे निकालोगे। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से आप ये भी बता सकते हो। खैर हम आगे पढ़ेंगे इसको, टेंशन मत लीजिए, बट यहीं पे अगर केस आए तो बता भी देते हैं कि अगर आपसे पूछा कि बताओ वॉल कितना फोर्स लगाया है इस पे, यानी कि फोर्स ऑन व्हाट? वाटर, फोर्स ऑन वाटर बिकॉज ऑफ प्लाईवुड कितना आया भाई? तो वो भी उतना ही आएगा। अगर इसका वैल्यू 4 है तो इसका वैल्यू भी क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, समझ आ रहा नहीं आ रहा? और जाहिर सा बात है वॉल पे किधर फोर्स है? तुम बताओ अपने लॉजिक से, वॉल पे किधर फोर्स लगेगा? उस तरफ वो धक्का देना चाहेगा। और पानी क्या टकरा के गिर रहा है, यानी कि पानी पे भी कोई फोर्स लग रहा है, तो पानी पे किधर फोर्स लग रहा है? इधर। समझ आ रहा नहीं आ रहा? कोई दिक्कत वाली बात? तो फटाफट इसको लिख लीजिए एक एग्जाम्पल। ये हो गया 4 न्यूटन और ये न्यूटन है ना। चलो कभी आपको इसका एक एग्जांपल और देख लीजिए, बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है और कई बार जेई एंड मेडिकल में आपको पूछ भी चुका है ये कि सपोज करो एक सपोज करो कुछ बोर्ड है, मान लो जैसे लकड़ी का बोर्ड है, मान लो कुछ भी एक या प्लेट मान लो, एक स्टील का प्लेट है मान लो, है ना। और इस पर क्या बुलेट फायर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बुलेट फायर कर रहे हैं, बुलेट फायर कर रहे हैं, है ना। तो बुलेट फायर कर रहे हैं तो इसमें आपको दिया कि बुलेट रेगुलरली फायर करना है, तो बुलेट तो जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, क्योंकि इतने दूर में क्या ही वेलोसिटी चेंज करेगा, है ना। तो बुलेट जा, और इसको स्टैटिक रखना है, इसको क्या रखना है? यानी कि हवा में इसको रखना है, यानी कि प्लेट को हवा में रखना है। तो क्या रेगुलर फायर करना पड़ेगा ताकि वो जैसे नीचे आते हैं दूसरा बुलेट उसको ऊपर रखे? अरे बोलो। और बुलेट तो रख रहा है वी से, यानी कि इस प्लेट को आसमान में रखने के लिए, मतलब हवा में रखने के, स्पेस में रखने के लिए इसको एक फोर्स चाहिए। अरे बोलो, यानी कि इसको एक फोर्स चाहिए सर, इसको जो फोर्स चाहिए इसको ऐसे खड़ा करने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन यहाँ वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो इसमें लेकिन हो क्या रहा है? बुलेट तो बार बार आ रहा है, तो बुलेट का मास तो चेंज कर रहा है। तो आपको बुलेट एक ही बार फायर करना पड़ेगा कि समय के साथ, मतलब एक सेकंड में कई सारे बुलेट फायर करने पड़ेंगे? एक रफ्तार होगा ना बुलेट फायर करने का, दर 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 कर रहे हैं, 10 गोली एक सेकंड में निकाल रहे हैं, 20 गोली एक सेकंड में निकाल रहे हैं। यानी कि मास क्या होना चाहिए? नहीं, मास तो चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक बुलेट गया, 2 बुलेट गया, 3 बुलेट गया, तो मास तो उससे टकरा रहा है ना। तो जो गन से निकल रहा है बुलेट, वो तो रेगुलर निकल रहा है ना, तो उसका मास चेंज हो रहा है, जो उस पर लग रहा है, यानी कि प्लेट पे जो बुलेट लग रहे हैं, तो वो चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है मासेस, तो उसका भी एक रफ्तार है ना। तो वो कितना हो जाएगा? v इंटू dm/dt। तो कई बार ऐसा सवाल पूछता है कि जैसे मान लो कि n नंबर ऑफ बुलेट फेंक दिया गया, कितने फेंक दिए गए? n नंबर ऑफ बुलेट। अब एक मास, जैसे अब एक बुलेट का मास है वो तो फिक्स है, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि टोटल मास जो है, जो इस पे आया, वो n टाइम्स m है। m इज द मास ऑफ बुलेट और m इज द टोटल मास। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि v d/dt को हम m टाइम्स, सपोज ये कैपिटल m है ना, तो ये क्या हो? m टाइम्स n। अरे बोलो, तो फोर्स क्या हो गया? v इंटू m, ये हो गया एक बुलेट का। और dn/dt, ये dn/dt क्या है? नंबर ऑफ बुलेट पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ बुलेट पर यूनिट टाइम, इतना हमको चाहिए होगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें वेलोसिटी ऑफ बुलेट दिया रहेगा, मास ऑफ बुलेट दिया रहेगा, और एक सेकंड में कितने बुलेट जा रहे हैं वो भी दिया रहेगा। आपसे पूछेगा फोर्स बताओ कितना है, तो नहीं निकाल सकते हो। अब ये फोर्स को हम वैलिडेट भी कर सकते हैं। कैसे? कितना फोर्स चाहिए? तो जितना इसका मास होगा उसी को ना चाहिए, प्लेट का जो मास है उसी को ना कैंसिल आउट करना है। अरे बोलो यार,
तो मास किधर लग रहा होगा, अगर हम बात करें मास की, तो मास किधर लग रहा होगा, वेट किधर लग रहा होगा, नीचे mg, और ये F किधर लग रहा है, ऊपर। तो यानी कि F बराबर क्या होना चाहिए, mg। F का भी कैलकुलेशन आ गया हमको। अरे बोलो, तो मान लो अगर आपसे पूछा कि बताओ कितने नंबर ऑफ बुलेट पर यूनिट टाइम चाहिए, सो हम लोग अगर F पता है mg से निकाल लेंगे, V पता है, M पता है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ नंबर ऑफ बुलेट कितने चाहिए उसको हवा में खड़ा करने के लिए, तो आप उसको निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है। वी विल डू द क्वेश्चंस ऑन इट लेटर, बट दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन दैट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन कम इन एग्जामिनेशन। ओके, नाउ चलिए अब एक और एग्जांपल करते हैं। ये तो हो गया दो केसेस, अब तीसरा केसेस खुद का यही है, मतलब जैसे अगर हम बात करें, चलिए जैसे अगर हम बात करें ये केस में, इस केस में क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो इस केस में क्या हो रहा है। अगर हम ये पर्टिकुलर केस का एक एग्जांपल देखना चाहें तो इसमें क्या हो क्या रहा है, इसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और मास फ्लो रेट भी चेंज हो रहा है। तो ऐसा कोई एग्जांपल है क्या हमारे सामने, हाँ, और मास भी चेंज हो रहा है, ऐसा है क्या कोई एग्जांपल, आंसर है यस। कौन सा, बैलून को छोड़ देंगे, बिल्कुल बैलून को आप छोड़ दीजिए, ये देखो बैलून है ना, इसको छोड़ दो तो यहाँ से ये निकालेगा, ये इसका गैस निकलेगा और ये ऊपर अपना भागेगा, ठीक है। तो रेस्ट से एक वेलोसिटी पकड़ लेगा। और इसका एक बेहतरीन एग्जांपल भी है रॉकेट, है ना, ऊपर जाता है ना, हाँ रॉकेट, ये एक थ्रस्ट फोर्स देता है, ये नीचे गया, नीचे छोड़ा और ऊपर, हालांकि ये एक एप्लीकेशन है न्यूटन्स थर्ड लॉ का, है ना, जो नीचे छोड़ते ऊपर, खैर पढ़ेंगे इसको। बट इस केस में हो क्या रहा है, इस केस में मास भी वेरी कर रहा है, मास भी वेरी कर रहा है, और जैसे जैसे इसका फ्लू गैस गिरा तो इसका मास चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है, इसमें बहुत बहुत फ्यूल रहता है इसमें, और फ्यूल के छोड़ने का रफ्तार मायने रखता है इसके इंजन के मास पे। जैसे जैसे मास हल्का होता जाएगा वो ऊपर और तेज़ी से बढ़ता चला जाएगा, और वी भी क्या करेगा, वेरी करेगा। तो इस केस में अब देखो डायरेक्शन तो सीधा है, तो डायरेक्शन तो चेंज नहीं कर रहा ना, यहाँ भी लगभग मान लो सीधा ही है। हम आई एम नॉट टेकिंग द केस कि हाँ उधर भी गिरेगा, हम नहीं ले रहे, हम सीधा मान रहे हैं, तो डायरेक्शन तो चेंज नहीं कर रहा है। बट इस केस में अगर तुम देखो तो क्या ये इक्वेशन फिट होगा, नहीं फिट होगा, फिट हो जाएगा ना, कि वी कैप तो कांस्टेंट है ना, ये दोनों केसेस है। तो ये रिलेशन को मैनिपुलेट करोगे तो ये एक रिलेशन देते हैं, इसको मिस्चर्स्की रिलेशन के नाम से हम जानते हैं। आगे आप पढ़ोगे ये क्या कहलाएगा, ये मिस्चर्स्की रिलेशन के नाम से जानता है, क्योंकि मिस्चर्स्की ने था जिन्होंने रिलेशन दिया जिसका एक पर्टिकुलर फॉर्म था, तो वो हम लोग पढ़ेंगे आगे जैसे जैसे होगा। तो ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं। अब कहोगे सर कोई ऐसा भी केस है क्या जिसमें कि एफ नेट तीनों हो, मतलब तीनों वेरी कर रहा हो, मतलब ये वाला एम वी कैप डी वी अपॉन डी टी, एम वी कैप वी मैग्नीट्यूड डी वी कैप बाई डी टी, और प्लस वी कैप डी एम बाई डी टी। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, बट इतने टिपिकल सिचुएशन पे हम लोग नहीं जाएंगे। जिस टाइम वो चल रहा है तो उसमें तो फ्यूल जो है, हाँ फ्यूल खत्म हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से फ्यूल जा रहा है और गाड़ी का जो मास है, क्या उसके रफ्तार में तो बहुत कम है ना। बट रॉकेट में ऐसा नहीं होता, रॉकेट में फ्यूल का रफ्तार ही बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 10 kg पर सेकेंड, 10 kg एक सेकेंड में निकलता है, तो उसमें फ्यूल का मास मायने रखता है। वहाँ मायने देखो, फिजिक्स में क्या होता है ना, हम लोग अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस करते हैं, एग्जैक्ट एनालिसिस नहीं करते हैं। तो अप्रॉक्सीमेशन में क्या होता है, जो चीज़ हमारे लिए मायने नहीं रखता है उसको हम हटा देते हैं। तो जरा सोचो, अगर गाड़ी में भी वो केस ले ले तो गाड़ी का कैलकुलेशन तो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत टीडियस हो जाएगा, हम कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन उससे कोई फ़ायदा भी आपको नहीं होने वाला है, अप्रॉक्सीमेट आंसर तो वैसे भी मिलेगा, है कि नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ों को थोड़ी कंसिडर कर रहे हैं हम। और उस चीज़ को क्या कहते हैं, रिडक्शनिज्म कहते हैं, है ना, याद होगा आप लोगों को। खैर अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या है कि कोई है जो ऐसा पाथ पे चल रहा है जो कि पीछे से इसका ये थ्रस्ट फोर्स भी जा रहा है, मास भी कम हो रहा है, और इसका देखो वेलोसिटी भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। मान लो मैग्नीट्यूड कुछ और है, मैग्नीट्यूड कुछ और है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो ये काफ़ी टीडियस टिपिकल केस हो जाएगा जो हम लोगों को जनरली नहीं पढ़ना है, तो आपको इसके लिए दिमाग लेने की जरूरत नहीं है, आपको उन बाकी केसेस पे ध्यान रखने हैं, और वो सारे के सारे पढ़ने हैं आपको। तो टोटल कितने केसेस हो गए हमारे साथ, टोटल आई थिंक 9 केसेस हुए होंगे, है ना, जिसमें 3 चीज़ वेरी कर रहा है,
ठीक है ना। तो कितने कितने हो गए, 3 और 3 दूना 6, ठीक है, और बाकी 2 का कॉम्बिनेशन मतलब लगभग 9 है शायद, जिसमें से एक को हटा दो, एक हमको नहीं पढ़ना, इतना टीडियस नहीं पढ़ना, बट बाकी सारे पढ़ना है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है, तो एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे, लीनियर मोशन। जहां आ गया बात लीनियर मोशन का, वहां वी कैप क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, अरे बोलो, और मास कांस्टेंट। तो हमारे पास जो बचेगा वो यही बचेगा, और वो कौन सा फॉर्मेट है, एफ नेट बराबर एम इंटू ए। और जिसमें हमको ध्यान क्या क्या रखना है कि एम इंटू ए मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्योंकि डायरेक्शन में चिंता करने की जरूरत है, डायरेक्शन हम खुद बता सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड बस निकालेंगे, उसमें दिमाग लगाना है, और डायरेक्शन कहां से निकालेंगे, बुद्धि से। समझ आ रहा नहीं आ रहा, और यही आसान तरीका है। इज दिस ओके, चलिए ठीक है, पॉज कर देता हूं। चलिए अब हम लोग आते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या है, ये क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सबसे पहले वो लिख लेते हैं, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। अब देखो ये क्या है बेटा, समझो इस बात को थोड़ा। आप हमेशा याद रखो कि कोई भी फोर्स अगर, जैसे जैसे कई बार ना मेरे से बच्चा कहता है कि सर तीसरा लॉ कहता है कि एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सर एक बॉडी पे एक फोर्स लगा रहा है, उसी पे उतना फोर्स मिल गया, तो फिर सर तो फिर मोशन क्यों करेगा, नेट फोर्स तो 0 हो गया। तो बड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है ये। तो आंसर है बेटा ऐसा नहीं होता है। ऐसा देखो क्या होता है, एक बॉडी दूसरे बॉडी पे लगाता है और दूसरा बॉडी पहले बॉडी पे लगाता है, यानी कि कितने बॉडी हो गए, 2। मैं आपको समझाता हूँ, सुनो। कि सपोज करो ये एक बॉडी है ना, और ये दूसरा बॉडी है, समझ आ रहा है। अब सपोज करो कि ये बॉडी है 1 और ये बॉडी है 2, है ना। और सपोज करो इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो ये है, ये वाला, है ना। लाइन ऑफ एक्शन इसका ये है, समझ में आ रहा है। तो सपोज करिए कि ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये यानी कि F21 क्या लगा रहा है, यानी कि फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। और तब आएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ कि ये भी इस पे फोर्स लगाएगा और अलोंग द सेम लाइन लगाएगा, उसी लाइन पे लगाएगा, है ना। दैट इज F12। तो ये कहता है न्यूटन्स थर्ड लॉ दैट दिस F21 इज इक्वल टू माइनस F12। व्हाट डज दिस माइनस सिग्निफाइज, that is an equal and opposite, मतलब मीन्स इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव कैसे करता है वेक्टर में, कि वो अपोजिट डायरेक्शन में, जो ये वेक्टर उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और F21 इज इक्वल टू माइनस F12। तो अगर आपसे बोलोगे, अब देखो एक बड़ा अच्छा टर्म आता है, हालांकि सिस्टम से आप लोग वाकिफ हो जाओगे। सिस्टम क्या होता है, तो जिसको हम ना दिमाग में रख के सवाल करते हैं, जिसको दिमाग में रख के सवाल करते हैं, मतलब जिस पे हम सारा फोकस करते हैं। अब सोचो अगर हम इस पे स्टडी कर रहे हैं 1+2 पे, किस पे कर रहे हैं, 1+2 पे, तो सिस्टम मेरा क्या है, 1 और 2 दोनों। तो नेट फोर्स कितना है इस केस में, 0। क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अगर मेरा सिस्टम सिर्फ बॉडी 1 है तो क्या उस पर नेट फोर्स 0 है, नहीं, इस पे लग रहा है। क्या लग रहा है, F12। बोलो बात है समझ में। और दूसरे पे अगर हम पूछे कि F नेट क्या लग रहा है, क्या बोलोगे, F21। समझ आ रहा नहीं आ रहा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर इसी बॉडी पे एक फोर्स लगा रहा है फिर इसी बॉडी पे दूसरा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इस घटना में 2 बॉडी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये पहला दूसरे पे लगाता है और दूसरा पहले पे लगाता है, और वो भी अलोंग द सेम लाइन, अलोंग द सेम लाइन, ठीक है। सो यहाँ पे एक नोट करके लिख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे कि फॉर एक्शन एंड रिएक्शन पेयर 2 body is responsible, 2 body is responsible and both force on each other is along the same लाइन ऑफ फोर्स। समझ में आ रहा है। तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, 2 बॉडी होना चाहिए और
दो बॉडी होना चाहिए, एक दूसरे पे लगाए दूसरा पहले पे लगाए, और ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगे, जो कि किसके अलॉन्ग लगेंगे, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन। इसको लाइन ऑफ एक्शन बोलो या लाइन ऑफ फोर्स बोलो, जानते हो ना, जिस कल बताए थे ना, लाइन ऑफ एक्शन, स्लाइडिंग वेक्टर का लाइन जो होता है, लाइन ऑफ नॉट एक्टिंग, इट इज एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन बोलो, लाइन ऑफ फोर्स बोलो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, है ना। और ये कहां पे लगता है, तो दोनों का जो कांटेक्ट पॉइंट होता है ना उसके परपेंडिकुलर। लाइन ऑफ फोर्स कहां पे होता है, जहां पे दोनों हिट करते हैं एक दूसरे को, जो कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट है कि नहीं है, बताओ। तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, इस कांटेक्ट के अबाउट टेंजेंट ड्रॉ कर दो, क्या ड्रॉ कर दो, तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो कह सकते हो ना कि ये जो लाइन ऑफ फोर्स है वो इस सरफेस के भी परपेंडिकुलर है, इस सरफेस के भी परपेंडिकुलर है, कहां पे, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। इसलिए कभी कभी इसको हम लोग कॉमन नॉर्मल भी बोल देते हैं। क्या ये कॉमन नॉर्मल है कि नहीं है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। क्या लाइन ऑफ एक्शन को अभी कोई बोले ड्रॉ करने के लिए नहीं ड्रॉ कर सकते, तो ये कहानी है, सिंपल है नहीं है। हाँ जल्दी कर लो, फटाफट कर लो। बोथ ऑन ईच अदर मतलब एक दूसरे पे, दूसरा पहले पे। तो और ये किसके अलॉन्ग लगेगा, अलॉन्ग द सेम लाइन ऑफ फोर्स, यानी कि जो उनका लाइन ऑफ फोर्स है उसी के अलॉन्ग लगेगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत लग रहा है इसमें, चलो फटाफट देख लो इसको। ठीक है, समझ में आता है ये। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, हम आपको एक बेहतरीन एग्जांपल इसका बताते हैं। जैसे सपोज करो कि ये है हमारा अर्थ सरफेस कैसा नजर आता है हम लोगों को, फ्लैट नजर आता है ना, नहीं है तो स्फेरिकल, हमको नजर क्या आता है, फ्लैट, क्योंकि उसका रेडियस बहुत बड़ा है। तो अगर हम बात करें कि कोई बॉल है वो इस पे गिरा, मान लो कोई बॉल है वो इस पे गिरा, ठीक है। अब आपसे पूछे कि बताओ लाइन ऑफ फोर्स कहाँ है, क्या बोलोगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसके परपेंडिकुलर। यस, अब समझ में आता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें। तो अभी आपसे कोई बोला कि बताइए भाई साहब कि ये क्या अर्थ इस पे फोर्स लगा रहा है, बिल्कुल लगा रहा है। अर्थ किधर लगा रहा है, नीचे की तरफ, अर्थ ऊपर की तरफ लगाएगा ना, बॉल नीचे की तरफ लगाएगा। नहीं बॉल किधर जाता है, नीचे जाता है ना, तो बॉल पे नीचे की तरफ लगेगा ना, अर्थ पे ना ऊपर की तरफ लगेगा। अर्थ नीचे की तरफ लगाएगा। हाँ ठीक है, समझ रहे हो समझ रहे हो अरे आजकल ये बड़ा चला हुआ है यार मीम यार, समझ रहे हो। चलो तो ये हो गया, ये है बॉल और ये क्या है, अर्थ। समझ में आ रहा है, अरे बोलो भाई, ये है बॉल। तो अब बताओ ये जो फोर्स है वो कौन लगा रहा है, फोर्स ऑन बॉल ड्यू टू अर्थ, बिकॉज ऑफ अर्थ। बोलो समझ में आ रहा है। तो क्या अर्थ का जो सेंटर होगा, मान लो सेंटर कहीं भी होगा, मान लो कि सेंटर यहां पे है ना, तो क्या इस पे बॉल लगाएगा फोर्स, लगाएगा नहीं लगाएगा, तो फोर्स ये कौन सा फोर्स होगा, फोर्स ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ बॉल। और कितना लगेगा, उतना ही। अरे बोलो यार, यहाँ पे कह सकते हो कि एफ बी जो है इज इक्वल टू माइनस एफ ई बी। बोलो समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अब देखना चाहते हो अगर इससे, तो ये भी देख लो, ये है अर्थ मान लो, है ना, और ये है तुम्हारा बॉल मान लो, है ना। तो ये है और अच्छे से बना लो इसको, बॉल है ना। तो इस पे लगाया फोर्स अर्थ, दैट इज एफ बी बिकॉज ऑफ ई, अरे बोलो, और इस पे लगा एफ ई बिकॉज ऑफ बॉल। अरे है कि नहीं। और न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से देखा जाए तो एफ ई बी जो होगा वो माइनस एफ बी के बराबर। तो ऐसे ही विजुलाइज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये वाला। अरे है कि नहीं, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो कहानी कुछ ऐसा है, ठीक है। और अभी कोई हमसे सवाल पूछता है, सर बॉल गिरता है वो उतना ही फोर्स लगा रहा है, सर अर्थवा कहीं नहीं ऊपर आता है, तो भाई कोई बात हुआ। एफ नेट बराबर एम इंटू ए होता है। एफ नेट बराबर, मान लो इस पे 2 न्यूटन फोर्स लगा तो इस पे भी कितना लग रहा है, लेकिन एफ नेट बराबर एम इंटू ए होता है। समझो इस बात को, समझना पड़ेगा इस बात को कि एफ नेट बराबर क्या होगा सर, एम इंटू ए होता है, लेकिन ए बराबर क्या होगा, एफ नेट बाई एम। एफ नेट तो कांस्टेंट है, और इन दोनों के से एफ नेट क्या है, तो ये 1/m हो गया ना। और अर्थ का मास बॉल के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। हाँ बोल रहा है, देखो अर्थ का नहीं सर, बॉल का मास अर्थ के कंपैरिजन में बहुत छोटा और अर्थ का मास बॉल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो अगर अर्थ का मास बॉल के कंपैरिजन बहुत ज्यादा हो तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, बहुत कम, जो कि हमको दिखाई नहीं देगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो कहानी कुछ ऐसा है, लिख लीजिए फटाफट।
तो हम लोग इतना चीज जो फेंकते हैं तो इतना चीज फेंकाते फेंकाते तो सब मास तो सब बहुत बढ़ जाएगा ना। बिल्कुल। तो सर थोड़ा तो खिसकना नहीं तो इधर है तो अर्थ के पीछे साइड में नहीं है क्या? है। अर्थ के पीछे साइड में नहीं है क्या? बहुत, यानी कि सारा का अगर कंक्लूड कर दो तो सब जीरो है। अगर हम पूछे अर्थ और पब्लिक जितने भी जितना भी इस पे अर्थ पे सब ठीक है, तो अगर हम मेरे सिस्टम में इसका पूरा पब्लिक और अर्थ आ जाए तो नेट फोर्स क्या है? जीरो है। तो कहीं जाएगा थोड़ी ना। हाँ, लेकिन अगर सारा अर्थ पे आदमी एक जगह चला है और एक बार धक्का मारे तो अर्थ जरूर अपने ऑर्बिट से खिसक जाएगा। ठीक है, खैर ये केसेस है, हाइपोथेटिकल केसेस जो पॉसिबल नहीं है। खैर ये समझ आ रहा है नहीं आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें? अभी जैसे जैसे एक और सवाल देखो, जैसे जैसे मान लो कि एक कंटेनर है, या ऐसा समझो ऐसा समझो ऐसा समझो, जैसे नॉर्मल फोर्स के बारे में जानते हो? हम हालांकि पढ़ेंगे इसके बारे में, नॉर्मल फोर्स थोड़ा बहुत तो जानते ही होगे। तो मान लो कि ये बॉल है ना, ये बॉल है, ये कौन किस टाइप का फोर्स है? ये एफ बी और एफ ई बी, चार फोर्स पढ़े हो ना? उस चार फोर्स में कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अबे ये फोर्स की बात कर रहा है, ग्रेविटेशनल। ये फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये अच्छा, दूसरा बात एक लाइन और लिख लो इसमें क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। ये नोट एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, फोर्सेस मस्ट बी ऑफ सेम टाइप। सेम टाइप जैसे ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ग्रेविटेशनल का जो इक्वल एंड अपोजिट होगा वो जैसे ग्रेविटेशन एक्शन है तो उसका रिएक्शन भी कैसा होगा? ग्रेविटेशन। अगर नॉर्मल रिएक्शन एक्शन है तो उसका एक्शन भी कैसा होगा? नॉर्मल रिएक्शन। अरे बोलो यार, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो? अब देखो यहाँ पे सपोज करो ये बॉडी रखा हुआ है ना, इसका मास m है। ठीक है, अब कई बार बच्चे क्या बोलते हैं कि ये लगा mg और ये लगा n, है कि नहीं? ये n क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। ये हम इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे, बट यहाँ पे एक जस्ट एक एग्जांपल की बात करते हैं। ये है n क्या है? कांटेक्ट नॉर्मल फोर्स। इसको कांटेक्ट नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। नॉर्मल का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल कांटेक्ट, तो कांटेक्ट पे नॉर्मल, इसको नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। और ये किस टाइप का फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और कई बार मेरे से बच्चे क्या बोलते हैं कि सर ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है, क्या ये सही बात है? आंसर गलत। ये बिल्कुल गलत सोच है, ऐसा नहीं हो सकता है। अब सोचो सही क्या होगा? तो भैया ये है आपका बॉक्स, ठीक है, और ये है आपका अर्थ। मान लो जमीन पे रखा हुआ है, तो ये जो n है वो किसके द्वारा है? बॉल पे है, बॉक्स पे है, अर्थ के द्वारा। अरे बोलो यार, अब ये भी तो एक n दे रहा होगा। ये कौन सा n है? अर्थ पे बॉक्स के द्वारा। नाउ दिस NBE इज इक्वल एंड अपोजिट टू NEB। नहीं आया समझ में? अब ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है। NEB NBE दोनों रिएक्शन पेयर है, दोनों सेम टाइप के फोर्स है और इक्वल अपोजिट है, सेम लाइन के अलग लग रहे हैं। तो क्या न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे बोलो। तो इस तरह जो भी फोर्सेस आएंगे आपके, टेंशन, नॉर्मल, ये सब के सब क्या करते हैं? न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। समझ आ रहा है? तो चलो फटाफट इसको लिख लो। तो यहाँ पे हम ये चीज़ देख लिए कि जो नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अच्छा, थर्ड लॉ में आपने क्या देखा? थर्ड लॉ क्या है? बेसिकली ये इफेक्ट है बाकी सारे लॉज का, कि अगर किसी पे कोई फोर्स लगता है तो दूसरे बॉडी पे भी उसका फोर्स लगेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये इफेक्ट है उन सारे का। जैसे सपोज करो पहले लॉ में क्या था कि नेट फोर्स अगर लगेगा तो बॉडी अपना स्टेट चेंज करेगा। तो क्या होगा कि मतलब हाँ, अभी जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, वो मतलब स्टेट चेंज करेगा। तो कैसे चेंज करेगा? तो एफ नेट बराबर एम इंटू ए, यानी कि एफ नेट बराबर डीपी अपॉन डी टी आ गया, क्वांटिफिकेशन कर दिया। अब अगर ये फोर्स नेट फोर्स लगता है तो उसको एक अपोजिट फोर्स भी मिलेगा, है ना? तो यहाँ पे नेट फोर्स में ही अपोजिट फोर्स नहीं मिलता है। अगर कोई दो बॉडी कनेक्शन में है और अगर एक दूसरे पे कोई फोर्स लगा रहा है तो दूसरा बॉडी भी पहले बॉडी पे फोर्स लगाएगा। ये श्योर और सर्टेन है। तो मुझे लगता है कि ये पहले वाले का इफेक्ट है। इफेक्ट मतलब क्या कि एक लगेगा तो हमको दूसरा मिलेगा, ये इफेक्ट है, ये हमको मिलेगा, ये लॉ है। नेचर कुछ भी अपने पास नहीं रखता है, आपने जो दिया है वो आपको वापस कर देगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो कहानी तो कुछ ऐसा चल रहा है। खैर अब देखो, मैंने बचपन मतलब जो हम पढ़ाते थे पहले तो ऐसे पढ़ाते थे, जैसे देखो इसको समझना है, तीनों फोर्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्या लगता है? कनेक्टेड है। इसको ऐसे समझो,
एक गाय बैठ के चुगाली कर रहा है, यस सर, उसको छोड़ दोगे तो वैसे ही रहेगा ना। यस सर, और एक गाय जो खानाबदोश की तरह चलते चला जा रहा है, वो ऐसे ही चलते चला जाएगा। यस सर, अरे बोलो, जब तक कि तुम उसको पीछे से घंटा नहीं है, अगर डंडा मारोगे तो क्या लगा है एफ, यस तो उसके मुंह से क्या निकलेगा, सर, चिल्लाएगा क्या चिल्लाएगा, सर, जो बोलता है मैं मैं। तो मैं मतलब क्या हुआ, एम इंटू ए ए, मैं एफ नेट बराबर मैं एम इंटू ए। अब अगर न्यूटन्स लॉ अगर वो पढ़ा है तो तुमने मारा ऐसे, तो कई बार तुमको भी पीछे से पढ़ सकता है, पढ़ सकते, दैट इज एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। सो ऐसे समझ सकते हो। अच्छा मम्मी ने दिया तो सर भागेगा ना, अच्छा एक चीज और समझो, खैर इतना चीज तो हम पढ़ लिए। अभी देखो एक नोट में बात कर लो। हम लोग याद है पहले जब फोर्स शुरू किए थे तो बोले थे कि जो भी जितने इंडिविजुअल फोर्सेस है, जो नेचुरल फोर्सेस है, वो सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट होते हैं, उसको डिपेंड नहीं करते हैं। लेकिन ये जो नेट फोर्स होता है वो डिपेंड करता है। नेट फोर्स कोई फोर्स थोड़ी ना है यार, वो जितने भी फोर्स उसमें लग रहे हैं उसका इफेक्ट है। क्या है वो, कौन लगाया, वो सब मिल के लगाया। नहीं समझ रहे हो? यस सर, समझ गया। तो जो एफ नेट बराबर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक फोर्स हटा देंगे तो एफ नेट हाँ, तो नेट फोर्स जो होता है इज डिपेंडेंट ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये बात सही है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? क्योंकि तुम समझो कि एफ नेट बराबर, आपने पढ़ा ना एम इंटू ए, इस टाइप से। अरे बोलो, ये एफ नेट है ना, तो ये तो डिपेंड कर रहा है ना इस पे, फ्रेम पे, तो ये भी डिपेंड करेगा, नेट फोर्स करेगा, बाकी इंडिविजुअल फोर्सेस नहीं करेंगे। अरे बोलो यार। अब तुम देखो, अगर एफ नेट बराबर, तुम देखो तो एफ नेट बराबर जो असली फॉर्मूला वो डीपी अपॉन डीटी है ना, तो यहाँ पे डीपी अपॉन डीटी तो एम इंटू वी हुआ ना, तो वी डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये भी करेगा। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, बात आई समझ में? अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या आपको लिखना है कि एबव लॉज जो हम लोग पढ़े हैं तीनों लॉ, वो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है? ग्राउंड फ्रेम रेफरेंस में है। अबव लॉज आर इन द फ्रेम ऑफ ग्राउंड, फ्रेम ऑफ ग्राउंड और फ्रेम ऑफ ग्राउंड। और अब जब यहाँ पे एक चीज हम तुमको समझाते हैं, समझना थोड़ा ध्यान से। हल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम का नाम सुने हो? नाम सुने हो तो सुनो। इसमें फ्रेम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इनर्शियल फ्रेम। अच्छा, फ्रेम क्या होता है? जहां पे बैठ के आप ऑब्जर्व करते हो, जहां बैठ के क्या करते हो? ऑब्जर्व करते हो। तो इनर्शियल फ्रेम किसको बोलेंगे? तो जब एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम इज 0, ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन जो फ्रेम का होगा वो क्या होगा? 0 होगा। उस समय उस केस को हम क्या कहेंगे? इनर्शियल फ्रेम। यानी कि हम किस फ्रेम में रह के ऑब्जर्व कर रहे हैं, दो बातें होती है। पहला, या तो हम ग्राउंड पे हैं, या तो हम किसी ऐसे बॉडी पे बैठे हुए हैं जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, उस पर भी ये सारा लॉ एप्लीकेबल होगा। बोलो, समझ आ रहा नहीं आ रहा? हाँ, पप्पू बेटा काम करेगा कब तक? जब वो वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तब तक काम करेगा। अगर वो एक्सेलरेट करेगा तो वो काम, और उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है हमको। खैर वो हम देखेंगे बाद में क्या होता है। तो वैसे फ्रेम को कौन सा फ्रेम बोलते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम। कौन सा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इसमें क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0। तो अगर किसी फ्रेम में हम चढ़े हैं और उसका एक्सेलरेशन क्या है? 0 है, तो वो इनर्शियल होगा। और अगर उसका एक्सेलरेशन 0 नहीं है या कुछ भी है, तो वो किस केस में आ जाएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो ये एक अलग से पॉइंट है जिसको आप नोट कर लीजिए, इन्फॉर्मेशन है। लेकिन हम लोग जो अभी एबव लॉस जो किए हैं वो किस फ्रेम में है? इनर्शियल फ्रेम में। और इनर्शियल फ्रेम से अच्छा है कि हम लोग ग्राउंड में ही माने सब कुछ। समझ आ रहा नहीं आ रहा? कोई दिक्कत वाली बात? चलो फटाफट लिख लो इसको। लिख लिए?
ओके, एक बजे उसको ले रहा। अब देखिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली न्यूटन्स लॉज वगैरह सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया और जितने भी लॉज हम लोग पढ़ेंगे अभी वो सारे के सारे लॉज जो होंगे वो क्लासिकल फिजिक्स के होंगे, ठीक है। इसको क्लासिकल फिजिक्स बोलिए या न्यूटोनियन फिजिक्स बोलिए, दोनों एक ही बात है। न्यूटोनियन फिजिक्स इसलिए क्योंकि उसमें न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल होते हैं। तो वैसे हमारे पास 3 टाइप के बेसिकली आएंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, अलग अलग चीजें हैं। तो हम लोग देखते हैं कि अगर इफ द डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन 10 to the power -6 मीटर, अगर 10 to the power -6 मीटर से छोटा है देन corresponding case is taken under क्वांटम फिजिक्स। वो सब किस में चला जाएगा? क्वांटम फिजिक्स में चला जाएगा, ठीक है। और यही आपको रिलेट करेगा आगे जाके जो बनेगा वो मॉडर्न फिजिक्स बनेगा, ठीक है। अब इसको क्लासिकल फिजिक्स बोलो, ये एंशिएंट फिजिक्स बोलो, ये पहले से चलता आ रहा है ना, तो उस केस में वो मॉडर्न फिजिक्स हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है? इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल is comparable to speed of light in air, then the case is taken under relativistic approach या relativistic physics in which Einstein laws are valid। जो पढ़ते हो ना आइंस्टाइन वगैरह, आइंस्टाइन लॉज E=mc², ये वो कहानी से पढ़ते हो। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मास कॉन्ट्रैक्शन, ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन जो पढ़ोगे वो सब आइंस्टाइन डोमेन में चलता है, तो वो सब इसमें वैलिड होगा, ठीक है। कब? जब पार्टिकल का वेलोसिटी, यानी कि सपोज करो ये पार्टिकल है और मूव कर रहा है। अब कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट का मतलब क्या है? सपोज करो ये v है, अगर ये मतलब समझ लो कि 50,000 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो ये स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 लाख मीटर पर सेकंड। तो मतलब ऐसा नहीं है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और सपोज करो ये वेलोसिटी है मान लो 50,000 किलोमीटर पर सेकंड, तो इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते आप, वो ज़्यादा दूर नहीं है, 6 गुना ही ज़्यादा है। तो वहाँ पे आपका जो मैकेनिक्स काम करेगा वो न्यूटन वाला नहीं काम करेगा, वहाँ पे आइंस्टाइन वाला काम करेगा। तो वो हम लोग को उतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है, हमारे टेंशन का बात नहीं है। सो इफ दिस v इज कंपेरेबल टू c, मतलब आप कंपेयर कर सकते हो c से, मतलब 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, तो वहां पे आप ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स नहीं लगा सकते, वहां पे क्या लगाओगे? आइंस्टाइन मैकेनिक्स लगाओगे, ठीक है। सो अब हमारे लिए अगर डोमेन की बात करें तो क्लासिकल फिजिक्स के लिए क्या क्या चीज जरूरी हो गया? क्लासिकल फिजिक्स के लिए जरूरी चीज क्या क्या हो गया? 10 to the power -6 से बड़ा हो, डायमेंशंस जो हो वो ग्रेटर देन 10 to the power -6 मीटर हो, और दूसरा क्या हो? जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो वो बहुत बहुत छोटा हो, किससे? c से। कितना हम लोग पढ़ते हैं? 50 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर पर सेकेंड, 500 मीटर पर सेकेंड, 1000 मीटर, बस उससे ज़्यादा थोड़ी जाएंगे। तो दैट इज वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट। सो हम लोग वहां पे, तो एक बात हमको समझ में आता है कि सर क्लासिकल फिजिक्स के लिए यानी कि न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए क्या क्या कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब क्या क्या कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। तो ये 2 कंडीशन जो फुलफिल होना चाहिए, डायमेंशन जो उनका हो वो 10 to the power -6 से छोटा होना चाहिए, और जो इसका जिस वेलोसिटी से वो मूव करता है वो स्पीड ऑफ लाइट से काफ़ी कम होना चाहिए। तब हम लोग आसानी से उसको बोलेंगे कि वो क्लासिकल फिजिक्स के डोमेन में है और उसमें हम न्यूटन्स लॉ लगा सकते हैं। तो आपको दिमाग में समझ में आएगा कि न्यूटन्स लॉ जो है वो क्लासिकल फिजिक्स में क्यों लगाते हैं, कब लगाते हैं, व्हाट आर द कंडीशंस। तो दीज आर द कंडीशंस, है ना। और सिर्फ इसी में लगेगा न्यूटन्स लॉ, बाकी दोनों में नहीं लगने वाला है। तो ये बात समझ में आना चाहिए। ओके, सो इसके बाद एच सी वर्मा का जो 4th चैप्टर है, आई थिंक वो 4th चैप्टर है शायद,
है ना। तो चैप्टर 4 एच.सी. वर्मा का आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, टोटली कंसेप्चुअल है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप जाके उसको पढ़ें, बहुत कुछ आपको उससे सीखने को मिलेगा। इज दिस ओके?